अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इस वक्त अफरात ज़र की शरह 9% है, यानी खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। डॉलर तकरीबन 173 रुपए का हो चुका है। मई में 152 रुपए का $1 था, जिसका मतलब है रुपए की कदर 123 दिनों में 21 रुपए कम हुई है। ऑपोजिशन कहती है कि यह हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत कहती है कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने की वजह से वो बेबस हैं। इस पर आजादाना राय लेते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हफीज पाशा, माहिर माशियात और साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं, और इनकी किताब ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी एजेंडा फॉर रिफॉर्म्स शाया हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। देखिए, अब आप हालात तो मुल्क के देख रहे हैं, मगर हुकूमत का मौकफ ये है कि देखिए आलमी दुनिया के अंदर कीमतें बढ़ी हैं, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन आई हुई है। और उनका ये कहना है, और जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो भी ये बताते हैं कि खित्ते के अंदर सबसे कम पाकिस्तान ने जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो बढ़ाई हैं, सबसे कम पाकिस्तान ने बढ़ाई हैं। तो फिर आप क्या समझते हैं, क्या ये हुकूमत की नाअहली है या कि पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, जिसका बराह रास्त असर तो होना ही था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात यह है कि अगर आप आदाद शुमार देखें, हमारे जो करीबी ममालिक हैं, तो वहाँ हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह में अफरात ज़र की जो रफ्तार है वो 5% के लगभग है। हमारे यहाँ पिछले महीने आपने देखा कि 9% है। हमारे यहाँ जो खास वजह ज्यादा तेज रफ्तारी की ये है कि हमारा जो रुपए की कदर है वो बड़ी तेजी से गिर रहा है। तो यकीनन इंपोर्ट प्राइसेस में इजाफा है डॉलर्स में, वो तो सबके ऊपर असर पड़ रहा है, हर मुल्क पर। मगर हमारे यहाँ ये दो चीजें एक वक्त पर आ गई हैं कि बाहर से डॉलर की कीमतों में इजाफा और फिर रुपए की कदर में कमी। अब आप देखिए पिछले 3 महीने में 10% रुपए गिर गया। तो ये दोनों चीजें मिला लें तो इसकी वजह से पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र की रफ्तार ज्यादा है। दूसरी तरफ आपने जिक्र किया कि तेल की कीमतें जो हैं सेंट्स पर लीटर जो है वो पाकिस्तान में कम है। मुझे जरा ये कहने की इजाजत दीजिए कि हाई स्पीड डीजल की कीमत पाकिस्तान में बांग्लादेश और श्रीलंका से ज्यादा है, और ये यकीनन बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाजा हो रहा है इस वक्त। तो जब आप कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन, अफरात-ए-ज़र पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, क्या इसकी जाहिर है एक वजह यह भी है कि बड़ी हमने जो रुपए की कीमत है वो बहुत तेज रफ्तार से गिराई है। मगर एक परसेप्शन है, सही या गलत, मगर परसेप्शन जरूर है कि इसका जो ये इसलिए गिराई है चूंकि IMF की ये एक डिमांड थी, और IMF की ये कुछ शराइत पूरे करने के लिए हुकूमत जो है वो रुपए की जो कदर है उसको फ्री फ्लोट रखना चाहता है, मार्केट वैल्यू से सेट करना चाहता है। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने जो लोन लिया है, जो प्रोग्राम लिया है, उसकी शराइत पे भी तो पूरा उतरना है? दे रियली हैव नो चॉइस। बात यह है कि रुपए की कदर में कमी जून के महीने से शुरू हो चुका है। आपको याद होगा कि जून के महीने के एंड में रुपए की कदर 156 रुपए थी फी डॉलर। अब जो है वो 100, हैरत की बात है, 173 रुपए पर जा गिर चुकी है। और अगर ये इंस्ट्रक्शन हमें IMF से मिला होता तो IMF तो ये चाहती है कि पाकिस्तान मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरवेंशन ना करे। मार्केट जो भी कहता है कि कीमत होनी चाहिए रुपए की वही हो, बिल्कुल। मगर अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर कहा है कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने 1.2 अरब डॉलर मार्केट में लगाया है, बिल्कुल, और उसके बावजूद रुपए की कदर में कमी आई है। तो लिहाजा ये IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा अंदरूनी हालात हैं
हुआ यह है कि पिछले 3 महीने से आपके दरामदात का लेवल बेपनाह बढ़ गया, तकरीबन 2 गुना हो गया है, $6 अरब से ज्यादा। और इसके नतीजे में करेंसी की डिमांड बहुत बढ़ गई है और इसलिए रुपए के कदर में आप हर महीना देखिए 3, 4, 5 रुपए की कमी आती रही है। इसकी क्या वजह है जी, एकदम से 2 महीने में इंपोर्ट्स इतनी बढ़ जाना, इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि देखिए कोविड के बाद पिछले साल दिसंबर तक चूंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत एक कमी आ गई थी, स्लो इकोनॉमीज हो गई थी कोविड की वजह से, तो कमोडिटीज की डिमांड जो थी वो बहुत कम हो गई थी। और आपको याद होगा कि दिसंबर तक आपके तेल की कीमत सिर्फ $40 फी बैरल थे। बिल्कुल। अब वो 80 से भी ज्यादा है। तो हुआ यह है कि जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी रिवाइव होना शुरू हुई है जनवरी के बाद, बड़ी तेजी से आपने देखा कि कमोडिटीज की प्राइसेस में इजाफा हुआ है। अब तेल की कीमत 2 गुना तकरीबन, पाम ऑयल की कीमत 80%, इस तरह के आप इजाफे 25 से 40% हर इंपोर्टेड आइटम में देखेंगे। तो ये है वजह कि आपके प्रेशर आपके दरामदात पे पड़ा और उसके नतीजे में आपका करंट अकाउंट का खसारा बहुत बढ़ गया। आप समझते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड था कि हुकूमत को इसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि जिस मरहले से हम गुजर रहे हैं या जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं पोस्ट कोविड टाइम्स, ये पहले तो दुनिया ने नहीं देखा। तो क्या हुकूमत इसको प्रिडिक्ट कर सकती थी और इस हालात से निपटने के लिए कोई इकदाम उठा सकती थी? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये कहना कि हुकूमत एंटिसिपेट कर लेती, ये जरा नामुनासिब है। देखिए, हुआ ये था कि पिछले साल हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चले गया था। उससे यकीनन कुछ थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो गई थी। मगर आप ये देखिए कि मई के बाद से कीमतों में नुमाया इजाफा और इंपोर्ट $6 अरब तक पहुंच चुके थे। तो इसलिए हुकूमत को उसी वक्त तैयारी कर लेना चाहिए था। और जो इक़दामात अब लिए गए हैं बहुत महीनों के बाद, जिस तरह उन्होंने इंपोर्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दिए हैं, जिस तरह उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटीज कुछ नॉन एसेंशियल आइटम्स पे लगा दिए हैं और गाड़ियों के लोन्स पे टर्म्स सख्त कर दिए हैं, ये सब चीजें जून में हो जाना चाहिए था, तो हम इस लिहाज से बेहतर पोजीशन में आज होते। मगर डॉक्टर साहब, जो हुकूमत ने इसकी सोल्यूशन ढूंढी है और उन्होंने हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया, खैर पहले भी उन्होंने सब्सिडीज अनाउंस की मगर दी नहीं, इस बार भी उन्होंने कहा है कि जी हम सब्सिडीज देने जा रहे हैं, हम बहुत बड़ा प्रोग्राम ला रहे हैं। अगर वो सब्सिडीज देते हैं तो मौजूदा हालात में सब्सिडीज दी जाती हैं, क्योंकि अब IMF की एक शर्त ये भी थी कि आप सब्सिडीज मत दें। बात यह है कि हमारे मुल्क में कोविड का बहुत बुरा असर हुआ। तकरीबन 2 करोड़ लोग गुर्बत के लाइन के नीचे चले गए, 50 लाख लोग बेरोजगार हुए। तो नतीजा यह है कि कोई भी हुकूमत, उसकी कोशिश ये होगी कि रिलीफ दिया जाए। और पिछले साल मैं समझता हूं हमारी हुकूमत ने बड़ी मेहनत की, एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 40 लाख घरानों को पैसा पहुंचाया। स्टेट बैंक ने बहुत से सॉफ्ट लोन्स दिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने कोविड के बाद जो किया है वो बहुत मुनासिब था। अब भी देखिए पोजीशन ये है कि रिकवरी तो पूरी तरह से नहीं हुई है और इसलिए हमें कुछ हद तक अभी भी अपने रिलीफ प्रोग्राम को जारी रखना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब्सिडीज के जरिए से होना चाहिए या कोई और तरीका। देखिए, सब्सिडीज का नतीजा ये होता है, अब देखिए कल की खबर यह है कि पाम ऑयल पे आप ड्यूटी कम कर रहे हैं, टैक्स कम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, इसके नतीजे में होगा ये कि आपको तो पता है कि जो हमारे मुल्क के जो ऊपर के 40% घराने हैं, वो आपका जो वेजिटेबल घी है उसके इस्तेमाल 60% वो करते हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आप ये जो रिलीफ दे रहे हैं इसका ज्यादा फायदा अमीर लोगों को?
मैं तो समझता हूं कि मुनासिब तरीका ये है कि सब्सिडीज के बजाय आप कैश ट्रांसफर्स दें। आपने बड़े अच्छे तरीके से टारगेटिंग की है एहसास प्रोग्राम के थ्रू, निहायत उम्दा प्रोग्राम है। आप कैश ट्रांसफर्स पिछले साल भी 12,000 रुपए दिया था 4 महीने के लिए, उसे जारी रखें और गरीब घरानों को सिर्फ पहुंचाएं, ताकि अमीर घरानों को इस वक्त फायदा पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। अलबत्ता कोशिश ये होनी चाहिए कि ये सब जो ट्रांसफर्स पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो हम कुछ हद तक टैक्सेस बढ़ाकर सबसे अमीर घरानों से पैसा हासिल करें और उससे क्रॉस ट्रांसफर करें। मेरे ख्याल है ये पहले भी आपने बात कही थी कि अगर टैक्सेस बढ़ाने ही हैं तो इंपोर्ट लग्जरी आइटम्स के ऊपर आप बढ़ाएं। तो और ये भी बात आपने दिलचस्प की कि सब्सिडीज के बजाय आप टारगेट करें उन लोगों को जिनको इसकी जरूरत है, जो इस मुल्क का कमजोर तबका है। दिलचस्प बात है, मगर डॉक्टर साहब बात ये है कि ये तो फिर भी हैंड मी डाउन्स है ना। आप नौकरियां जब आपने क्रिएट करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट को आपने कम करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, तो आपको बड़े बड़े फैसले लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो। हम हैरान हो गए देख के कि मालदीव्स का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, एक उन्होंने एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट बताया हुआ है वर्ल्ड बैंक ने, ये 22% तक है। तो इसीलिए शायद इमरान खान साहब भी यहाँ पे टूरिज्म करना चाह रहे थे। आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो मुल्क में इकोनॉमी सिर्फ मैनेज नहीं कर रही मगर इस तरफ देख रही है कि जी इकोनॉमी को ग्रो कैसे किया जाए? मैं ये समझता हूं कि जून का बजट जो आया था उसमें वाज़े तौर पर यह कोशिश की गई है कि आप जो हैं मंसूबा बंदी के खर्चों को और प्रोजेक्ट्स पर खर्चों को इतनी तेजी से बढ़ाएं। पिछले साल हमने 1200 अरब खर्च किए थे पीएसडीटी पे। इस साल प्रोग्राम ये था बजट में कि ये 2100 अरब तक ले जाएं, यानी कि 75% इजाफा, जो कि तारीख में कभी नहीं हुआ। ये बहुत मुनासिब डिसीजन था और उसके नतीजे में बेशुमार नौकरियां होती, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इजाफा होता और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से तो बेपनाह लिंकेजेस हैं। मगर अब खतरा ये पैदा हो गया है कि आईएमएफ जो है वो प्रेशर डाल रहा है नेगोशिएशंस में कि इतना ज्यादा आपको बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अगर आप जारी रखते हैं तो उसका इनडायरेक्टली असर आपके तिजारती खसारे पे पड़ता है, क्योंकि डिमांड बढ़ने से इंपोर्ट बढ़ते हैं। तो इसलिए अब हमें यह देखना है कि हमारी हुकूमत नेगोशिएशंस जो कर रही है उसका क्या नतीजा निकल के आता है। ये भी कहा जा रहा है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुमकिन है कि आईएमएफ का प्रोग्राम ना मिल सके और जो हुकूमत वहां पे मुज़ाकरात करने गई है उसके अंदर कामयाब ना हो। अगर ऐसा होता है तो उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत पे कैसे पड़ेगा? आज रबीउल अव्वल का दिन है। आप मुझसे बड़े मुश्किल सवाल कर रही हैं। देखिए, बात यह है कि एक वक्त ऐसा आता है मुल्कों की जिंदगियों में, जिसे कहते हैं, जब आपको एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। मेरा तो ख्याल यह था कि जब हुकूमत आई थी 2018 में, उस वक्त ये हुकूमत को वाकई सोचना चाहिए था कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। उस वक्त हुकूमत पे बहुत इंटरनेशनल सपोर्ट था, मिडल ईस्ट से था, खासतौर पे चाइना से था, और कोशिश भी की उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने, और मैंने भी उनका बड़ा साथ दिया और हम दोनों ने बहुत काम किया था। मगर एंड में जाकर तब्दीली आ गई और एक दिन में नई टीम ने लिटरली एक दिन में दस्तखत कर दिया और गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी फाइनेंस दोनों को उसी वक्त फारिग कर दिया। एक सुनहरा मौका था, तारीखी मौका था, उसे हम खो दिए। अब पोजीशन ये है कि आपका जो कर्जों की वापसी की मकदार है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट के जो रीपेमेंट करनी है वो खुद कह रहे हैं कि 9.4 अरब डॉलर है
और अगर आप दूसरे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वगैरह सब मिला लें तो ये हो सकता है कि $12 अरब तक पहुंच जाए। और अगर तिजारती खसारा आपका 9-10 अरब डॉलर होता है तो आपको $22 अरब तक की जरूरत है। ये मोबिलाइज करना इस माहौल में इस वक्त जरा मुश्किल है, तो लिहाजा आपको ये करना पड़ेगा कि आपको दरामदाद में और सख्त से सख्त कमी लानी पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको शायद 1-2 साल के लिए गाड़ियों की इंपोर्ट बंद कर देनी पड़ेगी। इस तरह के इक़दाम आप लेंगे तो फिर आप सेल्फ रिलायंस की तरफ जा सकेंगे और इंशाल्लाह हमारा मुल्क फिर, जिसे कहते हैं, एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन बन सकेगा। यकीनन ये ड्रास्टिक मेजर्स होंगे डॉक्टर साहब, मगर देखिए एक और मेजर्स भी कुछ इकोनॉमिस्ट तजवीज करते हैं, और अगर सियासतदानों से बात करें जिन्होंने मईशत को संभाला है तो वो ये कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा जो चंक है वो सूबों को चला जाता है, 70 से 80%। पीछे वफाक के पास बहुत कम रह जाता है जिसके साथ उन्होंने बंदर बांट करनी होती है कि किसको क्या देना है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का नॉन डेवलपमेंट बजट जो है वो बहुत ज्यादा है, आपका डिफेंस बजट जो है वो बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं अगर उसके अंदर कटौती होती है तो फिर पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ सकती है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो सबसे बड़ा खर्चा पिछले सालों में हो चुका है वो हमारे कर्जों पे जो हमें सूद देना पड़ता है 3100 अरब तक पहुंच चुका है। उसके बरक्स हमारे जो बाकी अखराजात हैं, जिसमें डिफेंस भी है, आपके पेंशन्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी है, सब्सिडीज भी हैं, ग्रांट्स भी हैं, वो जो हैं वो डेट सर्विसिंग के खर्चों से बहुत कम है। हमने अपने डिफेंस के एक्सपेंडिचर को पिछले 3 साल में जीडीपी के लिहाज से कम किया है, 3% से गिराकर उसको 2.7% पे लेकर आए हैं। आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि रीजनली सिचुएशन बहुत ही परेशान कुन है, हालात अफगानिस्तान वगैरह में। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई गुंजाइश है कि हम अपने सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को सैक्रिफाइस करें। हमें अगर कमी करनी है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, लॉसेस ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस और जो मुख्तलिफ जो आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट्स को बेतहाशा बढ़ा लिया है उनको फौरन से फौरन इकोनोमाइज करें और उन्हें कम करें। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और डॉक्टर हफीज पाशा साहब का कहना था कि हुकूमत को इस वक्त सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनको प्लान्ड और फोकस्ड प्रोग्राम, जिस तरह के एहसास प्रोग्राम है, उनकी मनसूबाबंदी करनी चाहिए ताकि अमीर तबका नहीं बल्कि गरीब तबके को रिलीफ मिले। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पैसे इकट्ठे करने हैं तो आपको जो दरामदात है उसके अंदर कमी लानी होगी। नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम, उनसे बात करेंगे, हुकूमती मौक़िफ़ लेंगे, फिर हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाना नामुमकिन होता जा रहा है। इस पर अवाम क्या कह रही है, हम आपके लिए लेके आए हैं कि तीनों सूबों की अवाम जो है क्या कह रही है महंगाई के हवाले से। आइए दिखाते हैं। महंगाई तो पूरी दुनिया में अभी चल रही है, लेकिन उसके साथ जो इनकम है ना वो हमारे मुल्क का जो है ना बहुत कम है। चाहे वो पीडीएम हो या खुद अपने जुलूस से कर लो, खुद निकलो। अवाम के साथ बहुत बड़ा ब्लफ हुआ, बहुत बड़ा झूठ हुआ कि हम 40 दिन में ये कर देंगे, 20 दिन में ये कर देंगे। अपनी बार उन्होंने गैस बिजली के बिल फाड़ दिए। मैं अपनी माओ बहनों से, अपने नौजवानों से, सबसे यूथ से गुजारिश करता हूँ, बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि जोग दर दो जोग गली मोहल्लों से निकले और इनको नसीहत करवाएं। ये आलमी मार्केट में पड़ी है, लेकिन गरीब कहाँ जाए? गरीब को तो इसने जी मार दिया। ठीक है, अगर हम जो चीज पहले 50 में खरीदते थे आज वो 100 की हो गई है। ठीक है, हम इंशाल्लाह पीटीएम के साथ हैं। इंशाल्लाह हमारी 18,000 रुपए तनख्वाह है तो हम वो घर का सर्कल कैसे चला सकते हैं? हम खाली गरीब एक प्याज और
टमाटर पहले चलो खा के गुजारा कर लेता, उसने वो भी छीन लिया इसने। अवाम को अब निकलना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं, हर चीज बढ़ती है। एक महीने में एक दफा महंगाई बढ़नी चाहिए, हर रोज महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल महीने 2 महीने बाद बढ़ता था, 6 महीने बाद बढ़ता था, अब रोज बढ़ता है। हालात इंज दे होए पैने कि 500 कमाउने आ ते 1000 रुपये का घर खर्चा है, हुण बच्चे पालिए या बच्चे भुखे मारिए। तब्दीली ऐसी आई है कि सानू ही लै के बह गए। मैं ते इंशाल्लाह उन्हां नूं मैं ते आप गए, मैं ते पूरी फैमिली दे वोट भी उन्हां नूं देवांगा। पेट्रोल आज 138 रुपए लीटर है। खान साहब कौन सी तब्दीली लाना चाह रहे हैं, हमें भी बताएं। वो ये बेसिकली तब्दीली नहीं थी खान साहब की, ये एक खाली पतीली थी जो बढ़ने पाकिस्तान की तरफ आए। सर हम तो सपोर्ट करेंगे जल से जुलूस को, भूखा मरने से बेहतर हम कहीं ना कहीं जाके जद्दोजहद तो करेंगे। हर शहर महंगा बिल वोट लैन लगे इंज कर देंगे जिवें बड़े चंगे, तो बाद कुछ आंदा ही नहीं। इन्नी गरीबी मारी ने, असी गरीब कितों खाइए। ये तो चोर डाकू आ गए हैं, जो मर्जी करी जा रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। अवाम अब बाहर आएगी तो फिर पता चलेगा। हम भी अवाम के साथ जाएंगे इंशाल्लाह, दूर जाएंगे। यार अवाम तो फाकों से बस गुजारा कर रहे हैं, जो एक रोटी खाता था वो आधे पे गुजारा कर रहा है। आम आदमी भी क्या करेगा, चोरी करेगा, डाके डालेगा और क्या करने, क्योंकि दिहाड़ी 2500 रुपए और खर्चे देखो तो उससे कई ज्यादा है। 3 साल में ऐसी डबल महंगाई हो गई है ना, लेकिन ऐसी महंगाई हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। हुकूमत ने तो अवाम का जीना आराम कर दिया। इस वक्त तो आगे आना चाहिए, अवाम को भी निकलना चाहिए रोड पे, जो है ना, कम से कम इतना आवाज तो अपना उठाएं कि हम लोगों को भी जीने का हक है। पोजीशन ने फिर भी देर कर दी, लेकिन देर कर दी मेहरबान आते आते, देर सही पर दुरुस्त की। तो हुकूमत को चाहिए कि वो फौरन इस्तीफा दे। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, आपने वहां पे लोगों की बात सुन ली। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल असलम, जो वजारत खजाना के तर्जुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। अब देखिए, हमें मालूम है कि आलमी दुनिया के अंदर जो है वो कीमतें बढ़ी हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि कीमतें बढ़ी हैं, और ये भी बात दुरुस्त है आपकी जब आप कहते हैं कि जी हमने पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान में सबसे कम जो है रखी हैं पूरे खित्ते में, वो भी आपकी बात दुरुस्त है। मगर जो आपने रुपए की कीमत गिराई है और इस तेजी से गिराई है, उसकी क्या वजह है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपने जो है एक्नॉलेज की ये चीजें, और ये बहुत कम लोग होते हैं ऐसे एंकर जो है वो एक्नॉलेज करते हैं पहले। और ये जो आपने सवाल किया कि रुपए की कदर, देखिए रुपए की कदर, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रुपए की कदर निकलती कैसे, निकलती इस तरीके से है कि अगर आपके जैसे इखराजात ज्यादा हैं, यानी कि दरामदाद ज्यादा है और दरामदाद कम है, तो आपका फर्क है, और वो फर्क को जो है आप जो है या तो कर्जा लेके पूरा करते हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पूरा करते हैं। पाकिस्तान की पिछले 4 महीने में जो हमने देखा था, 153 रुपए तक रुपया चला गया था, 168 से पिछले साल 168 था अप्रैल में, तो वो मजबूत होता रहा। पाकिस्तान की तारीख में, जैसे अभी टीवी में लोग बोल रहे थे कि हमने जो है 3 साल में ऐसी महंगाई देखी जैसे जिंदगी में नहीं देखी, इस तरह 74 साल की तारीख में कभी रुपया 15 रुपए अप्रिशिएट नहीं हुआ था, यानी 168 से 153, और ये पिछले साल अप्रैल में था। तो अगर हम पिछले साल अप्रैल का रेट देखें तो उस हिसाब से सिर्फ 4 रुपए बढ़े। नहीं, मुजम्मिल साहब प्लीज, मई के अंदर 152 का था और अब जो है 173 का डॉलर तकरीबन आ चुका है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि 123 दिनों के अंदर 21 रुपए जो है रुपया गिरा है। अब आप मुझे बताइए कि जब आपकी दरामदाद ज्यादा होगी, और 2 महीने के अंदर बहुत ज्यादा हुई, आपने कुछ पैसे भी डाले, डॉलर भी इंजेक्ट किया, उससे भी रुपए की कदर जो है वो बेहतर नहीं हुई। तो हफीज पाशा साहब जैसे जो माहिर माशियात हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि जून में ही आपने दरामदाद के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी जो है वो मजीद लगा देनी थी। मैं उनकी बात आपको सुनाती हूँ, फिर आपसे जवाब लेती हूँ। हफीज पाशा साहब की जो बाइट है वो चलाइए जरा, उन्होंने हमें अभी दी है। देखिए, हुआ ये था कि पिछले साल हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चले गया था, उससे यकीनन कुछ थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो गई थी। मगर आप ये देखिए कि मई के बाद से कीमतों में नुमाया इजाफा, और इंपोर्ट 6 अरब डॉलर तक पहुंच चुके थे। तो इसलिए हुकूमत को उसी वक्त तैयारी कर लेना चाहिए था, और जो इक़दामात अब लिए गए हैं बहुत महीनों के बाद, जिस तरह उन्होंने इंपोर्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दिए हैं,
जिस तरह उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटीज कुछ नॉन एसेंशियल आइटम्स पे लगा दिए हैं और गाड़ियों के लोन्स पे टर्म्स सख्त कर दिए हैं, ये सब चीजें जून में हो जाना चाहिए था, तो हम इस लिहाज से बेहतर पोजीशन में आज होते। मुजम्मिल असलम साहब, आपका रिस्पॉन्स। देखिए, ये हफीज पाशा साहब जो है, इनकी 3 साल पे जो है पिछले, मैं जाना नहीं चाहता, पिछले 3 साल पे तो इन्होंने पाकिस्तान को जो है बंद करा दिया था, बैंक करप्ट करा दिया था। 2019 में $24 अरब इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में करंट अकाउंट जा रहा है, वो जो है $1.8 बिलियन पे आ गया। 3 महीने पहले पाकिस्तान की शरह नमू माइनस इनकी पर्सनल जात पे नहीं जाते, मगर जो इनकी बात है इसके ऊपर तो आप जवाब देंगे ना कि अगर आप पहले इकदाम उठा लेते तो बेहतर ना होता। आप यही तो इनको पता ही नहीं है कि पहले सबसे ज्यादा पहले दिन से मई से पॉलिसी एक्शन, ये जो रुपए को गिराना, दिस इज अ पॉलिसी एक्शन, ये दरामदाद को डिस्करेज करने के लिए रुपए को गिराया जाता है, इसलिए नहीं गिराया जाता है कि जो है तो शौक नहीं, वो टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, गिराएं कि ना गिराएं पे नहीं कर रहे, वो टाइमिंग पे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप देर कर देते। नहीं, इनको पता नहीं है कि मई से रुपए को गिरा रहे हैं, सारे पॉलिसी एक्शंस ले रहे हैं। और दूसरी बात ये कि फिर आपको मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। पाउंड स्टर्लिंग जो है 4 महीने में 12% गिरा है, जैपनीज येन 4 महीने में 14% गिरा है, यूरो 10% गिरा है, 2 महीने में इंडिया की करेंसी 5% गिरा। मुजम्मिल साहब, कतला भी माफ, इस वक्त इन्फ्लेशन, महंगाई पाकिस्तान में इस खित्ते में सबसे ज्यादा है, 9% है। आप हिंदुस्तान के अंदर देख लें 4.35% है, बांग्लादेश में 4.35% है, बांग्लादेश में 5.54%। इंडिया की सितंबर में 7.5% आई है, आपको गलत फहमी हो रही है सर। ये एब्सोल्युटली गलत फहमी नहीं हो रही, ये आप बेशक आप किसी भी, आप खुद अभी आपके पास फोन है, आप गूगल करके देख लीजिए, आपके पास अगर गूगल है, अभी आप गूगल करें सितंबर। सर, हमें करने की जरूरत नहीं, हम होमवर्क करके आए हैं, आप बेशक कर लीजिए। आपको क्या लग रहा है कि बगैर होमवर्क के आए हूँ मैं? सर, ये तो बात अब आप हम दिखा सकते हैं ना टीवी स्क्रीन के ऊपर, जी 9% ये देख लीजिए, ये एडीबी के जो है ये दादोशुमार है। सितंबर की इन्फ्लेशन, भाई सितंबर की इन्फ्लेशन 9%, इंडिया 4.25%, बांग्लादेश 5.54%, इंडिया की 7.5% है, जरा आप चेक कर लीजिएगा। और ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बताना चाह रहा था, जो पाशा साहब कह रहे हैं कि ड्यूटीज बढ़ा देते, ड्यूटीज बढ़ाने से क्या होती और महंगाई होती। अभी आप कह रही हैं कि महंगाई को कंट्रोल करना है, तो ये पाशा साहब का वो आर्ग्यूमेंट भी फेल हो जाता, फिर वो कहते हैं कि अब महंगाई बढ़ गई है। तो देखें, देयर इज अ सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, इकोनॉमी में एक सर्कुलर आर्ग्यूमेंट होता है। ये पॉलिसी एक्शन लिए गए हैं ताकि पाकिस्तान जो है उसके घुटने न टिके जाए, वो गिर जाए, और ये पाकिस्तान के मफाद में लिए गए पॉलिसी एक्शन। अच्छा, बहरहाल बढ़ाई गई है, रुपए को डिवैल्यू किया गया है, ये 2018। मुजम्मिल साहब, इस वक्त जो इदादो शुमार दिखा रहे हैं उसके ऊपर महंगाई जो है पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज्यादा है, ये हम बेशक आप देख भी लीजिएगा। मगर एक और सवाल जो उठता है कि वजीर आजम इमरान खान साहब हमेशा कहते थे कि हम अखराजात जो हैं कम करेंगे, हुकूमत के अखराजात कम करेंगे, मगर अगर आप अपने मिनिस्टर्स की तादाद देखें, मुशीरों की तादाद देखें, काबीना की देखें, तो 52 लोग हैं, जबकि पीएमएलएन की हुकूमत में जो है 27 थे। तो क्या वजह है कि आप खर्चे कम नहीं कर पाए, इसकी कोई वजह? देखिए, मैं आपको अब इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि आपने एक दावत रखी 20 लोगों की, और उनके लिए आपने बिरयानी की देग बनवा ली, और वो बिरयानी की देग 5000 में बन गई। और दूसरी तरफ आपने सिर्फ 2 लोगों की दावत रखी और उनका सकूरा से खाना मंगा लिया, वो 15000 का था। तो ये नंबर वजीरों की तादाद से नहीं होता। आप ये चेक करें कि वजीर आजम हाउस का खर्चा कितना है, वजीर आजम की ट्रैवलिंग का खर्चा कितना है, पर हेड टोटल जो है काबीना के अफराद का कितना खर्चा है। मुजम्मिल साहब, व्हाट इज द बिग प्लान? हुकूमत का बड़ा प्लान क्या है? क्या आप कैसे यहाँ पे गुर्बत जो है कम करेंगे, कैसे महंगाई कम करेंगे? लोगों की आपसे बड़ी तवक्कुआत है, व्हाट इज योर बिग प्लान? ये दिस इज अ गुड पॉइंट। अब आपने अभी एडीबी की रिपोर्ट की कोट आप 12 अक्टूबर से 6 दिन पहले की है। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक उठा लें, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगले साल महंगाई
बेरोजगारी 5% से कम होकर 4.8% हो जाएगी। जीडीपी ग्रोथ वो आप 4% कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 5% से ज्यादा होगी। जब जीडीपी ग्रोथ होगी तो खुद ब खुद जो है लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, और आमदनी भी बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं कि अभी कोई इकदामात उठाने बाकी नहीं है, आप समझ रहे हैं यूर ऑन द राइट ट्रैक, और चंद महीनों के अंदर गुर्बत की शरह जो है वो कम होगी और महंगाई की शरह कम होगी। अगर ग्रोथ होगी तो गुर्बत कम होनी चाहिए ना, खुद ब खुद। आईएमएफ का डाटा, अब मैं नहीं कह रहा आईएमएफ, आप एडीपी और इतनी सोर्सेज कोट कर रही हैं, तो ये एक सोर्स आईएमएफ है, आपको आईएमएफ से ज्यादा यकीन है हमारी आईएमएफ के जो हमने दादोशुमार उठाए हैं उसके अंदर 4% नहीं कही गई। आप कह रहे हैं आप हुकूमत हैं या आपका मौकफ है, बहरहाल आप ये समझते हैं कि इस वक्त आप लोग एक सही सिमत में जा रहे हैं, मजीद और इकदामात लेने की जरूरत नहीं। एम आई करेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग यू? देखें, बात यह है कि हुकूमत हर रोज इकदामात करती है और वो इसीलिए करती है कि इम्बैलेंसेस को बैलेंस करे। तो हर रोज एक नया चैलेंज आएगा, उसके हिसाब से इकदामात होते रहेंगे। इट्स अ मूविंग एवरेज थिंग, इट्स अ मूविंग काइंड ऑफ थिंग। ऐसा नहीं है कि एक साल में एक दफा एग्जाम करें और फिर सो जाएंगे, छुट्टी पे चले जाए। हर रोज देयर इज अ चैलेंज, हर रोज देयर इज अ न्यू नीड टू टेक मेजर्स। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है। ठीक है मुजम्मिल साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट इशू है महंगाई। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप स्टूडियोज में हमारा साथ देंगे। और मुजम्मिल असलम साहब जो वजारत खजाना के तर्जुमान हैं, उनका ये कहना है कि आईएमएफ के मुताबिक, और वो प्रेडिक्शंस बता रहे हैं कि आईएमएफ के मुताबिक ग्रोथ रेट पाकिस्तान की ज्यादा बढ़ेगी। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम होगी, मगर फिलहाल इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है वो 9% है। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जो नाबीना अफराद मुजाहरा कर रहे हैं लाहौर में और पिछले कई दिनों से मुजाहरा कर रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे कि वो क्यों मजबूर है कि वो सड़कों पे आए। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर में नाबीना अफराद अपने मुतालबात के हक के लिए 8 दिन से पंजाब असेंबली के सामने धरना दे बैठे हैं। इसके अलावा कराची और पेशावर में भी नाबीना अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि या हमें मार दो या हमें नौकरियां दो। कोटे की सीटों पर नाबीना अफराद को नजर अंदाज किया जाता है, ये उनका कहना है। नाबीना अफराद ने सबसे पहले 2014 में एहतजाज किया, इसके बाद वक्फे से मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत क्यों इनके मुतालबात पूरे नहीं कर पा रही, यही पूछेंगे उनसे। हसन खावर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं। मोहम्मद अवैस साहब भी हमारे साथ हैं, लेक्चरार हैं और ब्लाइंड प्रोफेशनल्स एसोसिएशन पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं। सबसे पहले मोहम्मद अवैस साहब, इतने अरसे से, मतलब कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि आप लोग माल रोड पे बैठे हैं। आप लोग ना सिर्फ बैठे हैं, आप रात भी वहीं पे गुजारते हैं। तो मुझे ये बताइए कि 3% कोटा तो पंजाब हुकूमत ने दिया है नाबीना अफराद को, तो फिर आपको सड़कों पे आने का क्या जरूरत पड़ी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने इस फोरम पे हमें अपनी आवाज उठाने का मौका दिया। मैम, सबसे पहली बात यह है कि जैसे कहा जाता है कि लॉ की सिवियरिटी से लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता, जबकि उसकी एप्लीकेशन से उसकी इफेक्टिवनेस हमारे सामने आती है। 2014 से ये सिलसिला शुरू हुआ जब पहली दफा एजुकेटेड विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स ने अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ हमारी मुलाकात हुई, उनके साथ डेलिब्रेशंस हुई। हमने उनके सामने अपने तमाम जो डिमांड्स हैं उन्हें रखा। उसके बाद इस पे काम होना शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो मेरी नजर में, जो हमारा ग्रुप है ब्लाइंड प्रोफेशनल्स का, जिसमें बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं, दे हैव डन इवन PhD एंड सर्विंग इन गवर्नमेंट सेक्टर। सबसे बड़ी जो मिस्टेक गवर्नमेंट से तब हुई कि उन्होंने पॉलिसी मेकिंग की बजाय डेली वेजेस की तरफ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को ओब्लाइज करना शुरू कर दिया। इट वाज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। हम तब भी यही कहते थे और आज भी यही हमारा मुतालबा है कि आप 3% कोटा आपने बेशक कर दिया, लेकिन जब तक आप
बाउंड नहीं करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, जब तक आप उन्हें 100% उनके कोटा की सीट्स को एडवर्टाइज करके और मेरिट उन्हें एम्प्लॉय नहीं करेंगे, तो ये जो डेली वेजेस का स्पाइरल है जो 2014 से लॉन्च हो चुका है, ये खत्म नहीं होगा। इसमें एक अहम मोड़ आया 2018 में, जब मौजूदा हुकूमत जो पंजाब में है उसके लॉ मिनिस्टर राजा बशारत साहब ने इसे लीड करना शुरू किया। उनके पास सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट भी था, और मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगा कि राजा बशारत साहब ने फोर्सफुली सेक्रेटरी से बहुत काम करवाया, लेकिन गवर्नमेंट ने आई डोंट नो फॉर व्हाट गुड रीजंस उन्हें चेंज कर दिया 2020 में। और अब नए जो मिनिस्टर हैं वो यावर बुखारी हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात रही, बल्कि हमने उन्हें अपने एक प्रोग्राम में भी इनवाइट किया है जो कि हम 21 अक्टूबर को लाहौर में करने जा रहे हैं वाइट कैन डे के हवाले से। लेकिन बात वहीं पे है, जब तक आप पॉलिसी मेकिंग नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आप डेली वेजेस के स्पाइरल को ब्रेक नहीं कर सकते। और मैं इसे विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए डिसग्रेस समझता हूँ, क्योंकि जहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हों, जहाँ पे साइमा सलीम जैसे लोग मौजूद हों, यूसुफ सलीम जैसे लोग मौजूद हों। साइमा सलीम पाकिस्तान की पहली डिप्लोमेट विजुअली इम्पेयर्ड, यूसुफ सलीम पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड जज, इनका ताल्लुक भी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के साथ था। इन लोगों ने भी एजुकेशन हासिल की, बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स इतना अपने आप को एक्सेल नहीं कर पाते, उन्हें भी तो आपने कहीं ना कहीं सोसाइटी में अकोमोडेट करना है, उन्हें आपने एडजस्ट करना है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो यावर साहब हैं, इनको हमने दावत दी थी कि वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें, मगर वो नहीं आए। हम बड़े शुक्रगुजार हैं हसन खावर साहब के कि वो शिरकत करने आए। हसन खावर साहब जो ये बात कर रहे हैं, मोहम्मद अवैस साहब, और वो कह रहे हैं कि जी हमें आप वेजेस पे ना करें, हमें आप कम से कम परमानेंट करें। और जो आपने जॉब कोटा खुद सेट किया है, 3% जॉब कोटा आपने सेट किया है, आप उसके ऊपर तो पूरा उतरे। आप तो उसके ऊपर पूरे नहीं उतर रहे, और अगर पूरे उतर रहे हैं तो आप डेली वेजेस पे इनको रख रहे हैं, परमानेंट जॉब्स नहीं दे रहे। अच्छा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं। पहली तो बात यह है कि इन प्रिंसिपल स्टेट की जिम्मेदारी है कि हमारे जितने स्पेशली एबल्ड लोग हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, और भी जो मार्जिनलाइज सेगमेंट है सोसाइटी के, उनको हमने रिहेबिलिटेट करना है, उनको हमने साथ लेके चलना है। ये 3% कोटा जो है ये स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है। इनका मुतालबा ये है कि स्पेशली एबल्ड लोगों का जो 3% कोटा है उसमें से 1/3 उन लोगों के लिए रखा जाए जो बसारत से महरूम है। अच्छा, उसके लिए ये देखने की जरूरत है इनका जो प्रोपोर्शन है वो उस पॉपुलेशन में कितना है। ये जो इनका प्रपोजल है ये अंडर कंसिडरेशन है, इसको देखा जा रहा है, लेकिन ये है कि इसमें काफी डेटा को और चीजों को देख के इस पे हुकूमत फैसला करेगी। तीसरी चीज इसके अंदर ये है कि इनके जो साथी हैं, इनके दोस्त हैं हमारे, वो भाई जो देख नहीं सकते, इनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं है। तो ये जितना इनका कोटा है उसके ऊपर अमल दरामद होता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हुकूमत किसी एक ग्रुप से नेगोशिएट करे रोड के ऊपर और बाकी ग्रुप्स को ना करे। जो ट्रीटमेंट होगा कानून के मुताबिक होना चाहिए, फेयर प्रोसेस होना चाहिए। हसन खावर साहब, मुझे एक बात बताइए कि जो ये बात कर रहे हैं डेली वेजेस की, क्या ये दुरुस्त है कि नहीं है कि जब आप हायर करते हैं स्पेशली एबल्ड लोगों को तो आप उनको डेली वेजेस पे करते हैं, आप उनको परमानेंट जॉब ऑफर ही नहीं करते? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हुकूमत के अंदर कई दफा कई पोजीशंस ऐसी होती हैं जो आपको डेली वेजर पे रखनी पड़ती हैं कई वजह से। वो सिर्फ इनके लिए नहीं है, वो देखिए इनका कोटा है। अगर 100 लोग डेली वेज पे रखे जाएंगे तो मसलन कितने लोगों के पास जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, आपके पास कुछ इदादो शुमार होंगे, कितने लोगों के पास परमानेंट जॉब्स हैं? देखिए, मैं आपको ये डेटा एग्जैक्टली दे दूंगा, मेरे सामने ये नंबर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से बता रहा हूं कि हम इस 3% कोटा को रखते हैं। परमानेंट जॉब का 3% कोटा परमानेंट जॉब से होता है। जो लोग डेली वेजर पे आते हैं, ये बात ठीक है कि पिछले कुछ सालों में 700-800 के करीब लोग डेली वेजर पे आए, लेकिन उसमें से 350 लोगों को मुस्तकिल किया जा चुका है। ये बात 3% को मुस्तकिल किया गया है कोटे के मुताबिक? आप फॉर श्योरिटी ये कह सकते हैं? जी, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि देखिए, हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं।
نہیں میں دو چیزوں کو مکس نہیں کر رہی, میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. آپ نے کہا اسپیشلی ایبلڈ لوگ کا پورا کا 3% کوٹا ہے. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ وہ جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں, چاہے اس کے اندر نابینا ہے یا ان کی کوئی اور چیلنجز ہیں, کیا آپ نے ان کو جو ہے پرماننٹ نوکری فراہم کی ہے ان 3% کو؟ اس میں سے بھی 3%, اگر وہ پرماننٹ ہوں گی اس میں سے بھی 3%. ہر قسم کی نوکری کا اپنا طریقہ وضع کیا گیا ہے, جس میں اس 3% کے لیے ظاہر ہے کمپٹیشن ہوتا ہے. پھر جو ڈیلی ویجز جب پرماننٹ ہوتے ہیں تو ان کی وہ پالیسی جو عام لوگوں کے لیے ہے وہی ان کے لیے بھی ہے. ان کے لیے کوئی خاص پالیسی نہیں ہے کہ جو لوگ پہ ڈسیبلٹیز ہیں ان کو ہم نے ڈیلی ویجز پہ رکھنا ہے. میں آپ کو یہ کلیئر کر رہا تھا. ویسے خاص پالیسی ان کے حق میں ہونی چاہیے تھی, مگر چلیں. محمد اویس صاحب, آپ نے حسان صاحب کی بات سن لی, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم دیکھیں گے, ہم تمام گروپوں سے بات کر کے پھر اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. میم بات یہ ہے کہ احسان صاحب کو پنجاب حکومت کے ترجمان بنے کچھ دن ہوئے ہیں. پنجاب حکومت سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پالیسی بناتا ہے ڈسیبلٹی کے حوالے سے, پرسن ود ڈسیبلٹی, اس میں ظاہر امپلائمنٹ بھی آتی ہے اور ریہیبلیٹیشن بھی آتی ہے. جب تک پنجاب حکومت ویژولی امپیئرڈ پرسنس کو آن بورڈ لے کے انہیں ساتھ بٹھا کے امپلائمنٹ کی پالیسی کو کمپریہنسولی ونس فار آل ڈیسائیڈ نہیں کرے گا تو ڈیلی ویجز کا جو سپائرل ہے یہ آپ ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر ہے گریجویٹس نئے پروڈیوس ہو رہے ہیں, ماسٹرز کر رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, تو آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کو پنجاب حکومت کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہیں گے, آپ سٹیک ہولڈرز ہیں, اور آپ کی مشاورت سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کوٹا سسٹم ہے اس کو درست کیا جائے, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. درست میں آپ کی بات سمجھی؟ جی بالکل میم, ود ان دی ویژولی امپیئرڈ کمیونٹی دیر آر پی ایچ ڈی کوالیفائڈ. تب تک دھرنا جاری رہے گا محمد اویس صاحب؟ جی بالکل, چیف سیکرٹری صاحب جب تک اس چیز کی ایشورنس نہیں دیں گے اور اس پالیسی میکنگ کو کمپریہنسولی اپلائی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے یہ جاب, میم بات یہ ہے کہ جو ان امپلائڈ ہوتا ہے اس کی ظاہری سی بات ہے کہ جو فیلنگز ہیں وہ ایک امپلائڈ پرسن نہیں سمجھ سکتا. میں گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہا ہوں, آئی ایم لیکچرر بائی پروفیشن فار دا لاسٹ 6 years, لیکن جو ان امپلائڈ ہیں اور جنہیں آپ ڈیلی ویجز پہ فور دا ٹائم بینگ امپلوائے کرتے ہیں, ایک تو آپ ان کی ریسپیکٹ کو ریڈیکیول کر رہے ہوتے ہیں, ان کے کریکٹر کو. میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. حسان خاور صاحب, کیا آپ ان کو سٹیک ہولڈرز بنا کے اپنے ساتھ بٹھا کے آپ لوگ اس کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس یہ نیت بھی رکھتے ہیں کہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے؟ دیکھیں 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اویس صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ نہ صرف ان کو سٹیک ہولڈر ہونا چاہیے, یہ سٹیک ہولڈر ہیں, ان کے تمام گروپس ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں. ان کے ساتھ بات کب کریں گے, مشاورت کب کریں گے, اس کی کوئی ہم توقع کر سکتے ہیں؟ جی میں بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی بات ان کی ٹھیک ہے کہ لانگ ٹرم سولوشن امپلائمنٹ پالیسی ریویو کر کے ڈائلاگ سے حل ہوگا. جو آخری بات آپ کا بھی سوال ہے وہ یہ ہے کہ